नमस्कार दोस्तों, बात है अगस्त 1976 की, जहां द ग्रेट रिसर्चर नील आर्मस्ट्रॉन्ग एक रिसर्च पे निकलते हैं। लेकिन इस बार ना तो वो स्पेस में जा रहे हैं, ना ही किसी प्लैनेट पे। तो फिर द ग्रेट रिसर्चर नील आर्मस्ट्रॉन्ग जा कहां रहे हैं? इस बार वो जा रहे हैं इक्वाडोर के जंगलों में खोए हुए कुछ गुफाओं को ढूंढने। जी हां, द लॉस्ट केव ऑफ इक्वाडोर। लेकिन क्यों? ना तो आर्मस्ट्रॉन्ग एक ऑर्डिनरी रिसर्चर हैं, ना ही ये रिसर्च ऑर्डिनरी है, क्योंकि कहते हैं कि इक्वाडोर के जंगलों में एक ऐसी मेटल लाइब्रेरी छिपी हुई है जहां सारी की सारी किताबें सोने की बनी हुई हैं। लेकिन इसके अलावा इस केव्स की और क्या इंपॉर्टेंस है? वहां पे हजारों ऐसी किताबें हैं जो कि एंशिएंट आर्किटेक्चर के सारे राज खोलने वाली हैं। अब सवाल उठता है, कैसे राज? जैसे पिरामिड्स कैसे बने, जैसे पिरामिड को ज्योमेट्रिकली इतना एक्यूरेट कैसे बनाया गया, एंशिएंट सिविलाइजेशन इतनी एडवांस्ड कैसे थी, लॉस्ट सिटी ऑफ अटलांटिस बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, उसकी खूबसूरती इतनी अच्छी कैसे थी, इतनी डेवलप्ड सिविलाइजेशन कैसे थी, क्या कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एक्टिविटी भी थी, क्या हमारे पूर्वजों का एलियन से भी कुछ कनेक्शन था? ऐसे बहुत सारे राज हैं और ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब हैं जो कि उस लॉस्ट केव के अंदर छुपी जो मेटल लाइब्रेरी है उसमें शायद ये जवाब हमें मिल सकता है। ये बातें कोई हवा में की गई बातें नहीं है। सालों के रिसर्च के बाद ये प्रूव किया गया है कि इस प्लैनेट पे एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पे एक ऐसी गुफा है जहां पे एक मेटल लाइब्रेरी है, जहां पे सारे राज दफन हैं। इसीलिए नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ कई ब्रिटिश रिसर्चर और कई अमेरिकन रिसर्चर्स भी जा रहे हैं। क्या उन्हें वो लाइब्रेरी मिल पाई? इस पूरे रिसर्च टीम को इस एक्सपीडिशन के दौरान क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ा? क्या वो फाइनली उस कोऑर्डिनेट तक पहुंच पाए? हम जानेंगे इस एपिसोड में। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग कोई आम इंसान नहीं है। उनके इतने बड़े बड़े अचीवमेंट के बाद अब सवाल उठता है कि वो इन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एक्टिविटीज या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बातों में या सुपरस्टिशियस लगने वाली बातों में इंटरेस्ट क्यों लेंगे? क्या उनका अपना एक्सपीरियंस भी ऐसा कुछ कहता है? क्या उनके साथ एक ऐसी घटना घटी है जिसे नासा ने हमें आज तक हमसे छुपा के रखा है? जी हाँ, इन सब के पीछे भी नील आर्मस्ट्रॉन्ग की एक कहानी छिपी है जिसे सच में नासा ने हमसे आज तक छिपा के रखा है। आखिर वो कहानी क्या है? तो बात है 1969 की, जब दुनिया के आधे बिलियन लोगों ने नील आर्मस्ट्रॉन्ग को मून पे लैंड करते हुए लाइव देखा था। लेकिन कहते हैं कि इन सारे के बीच 2 मिनट के लिए ट्रांसमिशन डिसरप्ट हो गया था। उस 2 मिनट के ट्रांसमिशन इंटरप्शन में जो कुछ भी हुआ हमें नहीं पता। कहते हैं उस 2 मिनट के ट्रांसमिशन डिसरप्शन में सबकी ट्रांसमिशन तो डिसरप्ट हो गई थी, लेकिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके पर्सनल डॉक्टर की ट्रांसमिशन ऑन थी। और उन 2 मिनट में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कुछ ऐसे शब्द कहे थे जिसे सुनकर उनके डॉक्टर्स की आंख खुली की खुली रह गई थी। उन्होंने कहा कि वो हमारे सामने खड़े हैं और हमें देख रहे हैं। डॉक्टर्स के कई बार पूछने पे भी नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने ये नहीं बताया कि आखिर वो बातें किसकी कर रहे थे। जब डॉक्टर्स ने ये बातें नासा के एडमिनिस्ट्रेशन से बताई तो कंक्लूजन में ये निकला कि शायद उन तीनों एस्ट्रोनॉट्स ने वहां कुछ देखा है। क्या आपने कभी सोचा है कि अपोलो 11 मिशन के बाद यानी 1969 के बाद नासा ने कभी मून पे कोई स्पेस मिशन नहीं भेजा? आखिर क्यों? हालांकि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने ऐसी कोई भी बुनियादी बातें पब्लिक मीडिया के सामने नहीं रखी हैं, लेकिन फिर भी लोगों ने अंदाजा यही लगाया है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि वापस लौटने के बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग में बहुत सारे बिहेवियरल चेंजेस आए थे। जैसे उन्हें अकेला रहना पसंद आने लगा था, वो ज्यादा बोलना पसंद नहीं करते, वो लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं करते थे। एक ऐसा इंसान जो कि पहले बहुत ही सोशल और हैप्पी गो लकी हुआ करता था, मून से लौटने के बाद उसमें इतने सारे बिहेवियरल चेंजेस क्यों आए? अपोलो 11 मिशन के बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग की एक पूरी बॉडी चेकअप की गई तो निकला कि वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस में थे। आखिर क्यों? बहुत लोगों का यह मानना है कि सच में उन्होंने वहां कुछ देखा था, लेकिन नासा पब्लिकली डिनाई करता है कि एस्ट्रोनॉट्स ने वहां पे ऐसा कोई भी इनकाउंटर देखा था। अगले कई सालों तक आर्मस्ट्रॉन्ग जैसे गायब हो गए, ना किसी से मिलते थे, ना कोई मीडिया हाइलाइट्स। लेकिन 7 सालों बाद वो दोबारा दिखे। जी हाँ, लोगों से मिले, पब्लिक में आए, मीडिया में आए। इस बार इक्वाडोर के उस केव्स को ढूंढने के लिए। What he was trying to find, वो क्या ढूंढना चाहते थे किसी को नहीं पता था। जिस चीज को वो ढूंढने चले थे वो सच्चाई है भी कि नहीं ये भी नहीं पता था। इस बार आर्मस्ट्रॉन्ग की टीम में एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था पेट्रोनियल हैरमियो। उनका ये मानना था, उनका ये क्लेम था, उन्होंने ये दावा किया कि 1946 में जब वो महज 17 साल के थे उन्होंने ये मेटल लाइब्रेरी को अपनी आंखों से देखा था। इस लाइब्रेरी का जैसा डिस्क्रिप्शन डॉक्टर पेट्रोनियल ने दिया था वो हैरान कर देने वाला था। चारों तरफ जंगलों से घिरी हुई एक ऐसी लाइब्रेरी जहां पे हजारों ऐसे मेटल के बुक्स रखे हैं जो कि सोने के बने हैं। उन सारे बुक्स पे कुछ सिंबॉलिक निशान बने हुए हैं, कुछ सिंबॉलिक लेटर्स में कुछ चीजें लिखी हुई हैं जो कि बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी को डिस्कस करती हैं। इमेजिन एक ऐसी किताब जिसका वेट 40 पाउंड से ज्यादा है, यानी 20 किलो की एक किताब, और ऐसी हजारों किताबें वहां पे।
अब इसके चांसेस 1 in a million बनते हैं कि ये सारी चीजें सच हों। सवाल ये उठता है कि क्या इतने बड़े टीम को इस एक्सपीडिशन के लिए जाना चाहिए? 17 अगस्त 1976 ये वो दिन था जब रिसर्चर और आर्मस्ट्रॉन्ग की पूरी टीम इस केव को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। बहुत ही मशक्कत करने के बाद, बहुत ही ढूंढने के बाद उन्हें एक छोटी सी गुफा मिली। कहते हैं जब पूरी टीम उस छोटे से गुफा के अंदर गई, अंदर उन्हें बहुत सारे चैम्बर्स मिले। ऐसा लग रहा था कई गुफाएं, बहुत सारे केव्स उस सिंगल केव से लिंक थे और वो नेचुरल केव्स बिल्कुल ही नहीं लग रहे थे। उनकी दीवारें इतनी शार्प थीं जैसे कि किसी ने उसे काट के बनाया हो। हर एंगल बहुत ही एग्जैक्ट था। हर स्टोन एक दूसरे के ऊपर बहुत ही एग्जैक्टली रखा हुआ था। इतना तो यकीन आ गया था कि वो गुफा बिल्कुल ही नेचुरल नहीं है। ये सब को देखते देखते टीम आगे बढ़ी। आगे उन्हें एक ऐसा चैम्बर मिला, एक ऐसी गुफा मिली जिसे देख के सारी टीम की आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि वो एक बरियल चैम्बर था। जी हाँ, एक टॉम्ब, एक मकबरा, शायद एक दूसरा पिरामिड। कई सारे ह्यूमन स्केलेटन्स बिखरे पड़े थे। बोन्स, स्कल्स, ह्यूमन टीथ्स बिखरे पड़े थे। कार्बन डेटिंग से पता चला कि शायद वो 1500 BC के थे, यानी कि आज से करीब 4500 साल पुराने। सोचिए, एक ऐसी गुफा जो कि माया सिविलाइजेशन से पहले की है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले की है, यहां तक कि एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन से भी पहले की है। हाउ इज दैट पॉसिबल? ह्यूमन सिविलाइजेशन से इतनी दूर और ह्यूमन सिविलाइजेशन से इतने पहले इन गुफाओं को इतनी खूबसूरती से कैसे सजाया गया था? किसने सजाया था? इमेजिन, ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। जी हाँ, इतने पुराने सिविलाइजेशन के बारे में हमें पता चला था। अब ये टीम आगे बढ़ती है, लेकिन कहां? ये गुफाएं अंतहीन थीं। जी हाँ, शायद हजारों मील लंबी, हजारों मील चौड़ी। हर एक चेंबर से दूसरा चेंबर जुड़ा हुआ था। ये एक भूल भुलैया की तरह थी। 10 दिनों तक इस टीम ने सिर्फ ट्रैवल किया। उन्हें गुफा पे गुफा मिली, चेंबर्स पे चेंबर्स मिले। हर जगह ह्यूमन स्केलेटन्स बिखरे पड़े थे, लेकिन वो ट्रेजर नहीं मिला, वो लाइब्रेरी नहीं मिली। लगातार 10 दिनों तक इस टीम ने उस लाइब्रेरी को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मिला तो सिर्फ गुफाएं और उनकी दीवारें। डेफिनेटली ये एक्सपीडिशन खाली नहीं गया, क्योंकि इस रिसर्च टीम को कुछ ऐसे सिविलाइजेशन के बारे में पता चला जो कि शायद एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन से भी पहले एग्जिस्ट करती थी। लेकिन जिस चीज को वो ढूंढने गए थे, वो ट्रेजर, वो मेटल लाइब्रेरी उन्हें नहीं मिली। दैट टीम वाज फोर्स्ड टू गेट बैक। जी हाँ, उन्होंने एक यू टर्न लिया और वापस अपने बेस पे आने का सोचे। आर्मस्ट्रॉन्ग, द नील आर्मस्ट्रॉन्ग, वो वापस अपने घर तो आ गए, लेकिन फिर उन्होंने इस बात की जिक्र कभी किसी से नहीं करी। आखिर वो इस केव, इस लाइब्रेरी को ढूंढने निकले क्यों थे? उस 2 मिनट के अपोलो 11 मिशन में जब ट्रांसमिशन कट हो गया था, उन्हें वहां क्या दिखा था? उनके अंदर इतने सारे बिहेवियरल चेंजेस क्यों आए? ये आज तक अनडिस्कस्ड है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग आज भी कहीं गुमनामी में हैं और गुमनामी में रहना ही पसंद करते हैं। लेकिन उनके साथ उस 2 मिनट में क्या हुआ और उस केव्स के अंदर उन्होंने और क्या क्या देखा, ये आज भी एक मिस्ट्री है।